तो सर्कुलर मोशन और आज की है क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में आपको क्या क्या मिल चुका है? नहीं, सबसे पहले आपको मिला हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसके बाद में क्या मिला है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और आपको मिला हुआ है सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर। जरा बता पाएंगे ये रेडियस वेक्टर क्या चीज़ है? इट इज वेक्टर along रेडियस ऑफ पाथ। सर्कुलर मोशन में जो रेडियस था ये सर्कुलर मोशन का पाथ है, और ये फिक्स पॉइंट आपका सेंटर हो गया। पहले पार्टिकल यहाँ पर था, मान लेते हैं टाइम 0 था, तो ये रेडियस है O से P तक। अगर आपने इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट किया है तो ये रेडियस वेक्टर हो गया। फिर पार्टिकल कुछ समय बाद यहाँ पहुँचा, तो ये रेडियस वेक्टर OP डैश। देखो OP भी क्या है? रेडियस है, और OP डैश भी क्या है? रेडियस है। फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो जो रेडियस वेक्टर है वो अलोंग द रेडियस होता है। अच्छा, एक बात बताओ कि जो OP रेडियस वेक्टर है और जो OP डैश रेडियस वेक्टर है, दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग है? दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग है? सभी लोग कह रहे हैं एक जैसे हैं, अलग अलग है। देखो भाई, वेक्टर के पास में दो चीजें होती हैं। वेक्टर के पास में एक तो मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है? डायरेक्शन। और अगर इसमें से कोई भी चीज बदल जाएगी तो वेक्टर बदल जाएगा। जैसे आप देखो OP और जरा OP डैश को देखें, तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो क्या है? सेम है, क्योंकि OP का मतलब भी है रेडियस और OP डैश का मतलब भी है रेडियस। मैग्नीट्यूड को एक तरीके से आप देखें वेक्टर की लेंथ, जो वेक्टर की लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो जो OP वाला वेक्टर है उसकी जो लेंथ है रेडियस के बराबर होगी, और जो OP डैश वाला वेक्टर है उसकी भी लेंथ रेडियस के बराबर होगी। तो OP और OP डैश जो है वो मैग्नीट्यूड तो सेम रखते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसे हैं? डिफरेंट है। और इसलिए दोनों जो वेक्टर हैं OP और OP डैश वो क्या है? अलग अलग है। यानी कि OP आपका t बराबर 0 पर रेडियस वेक्टर है, और जो OP डैश है वो सपोज कर लेते हैं t टाइम पर रेडियस वेक्टर है, और OP डबल डैश वो किसी और टाइम पर रेडियस वेक्टर है। सो यू कैन से, वी कैन से कि जैसे जैसे हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो जो रेडियस वेक्टर है वो अपनी पोजीशन को बदलता रहता है। अब कोई हमसे पूछे कि आपने ये बोला कि रेडियस वेक्टर अपने आप को बदल रहा है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि वेक्टर के पास तो ये दो चीज़ें होती हैं, तो बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में अपने आप को नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन में बदल रहा है। ठीक, तो ये सारी बातें आपकी लास्ट क्लास से रिलेटेड हैं। जब कोई सर्कुलर मोशन होता है एक बार हम फिर से सर्कुलर मोशन का डायग्राम बनाते हैं। ये रहा सेंटर ऑफ ए पाथ, ये पार्टिकल है जो चक्कर लगा रहा है। चलो मान लेते हैं ये P है, और जिस समय हमने नोटिस करना शुरू किया है तो टाइम 0 हो रहा है, टाइम t बराबर 0। हम यहाँ पर हैं, और क्या देख रहे हैं जरा ध्यान देना।
dt समय बाद पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, आफ्टर टाइम dt, आफ्टर टाइम dt, तो रेडियस वेक्टर ये हो गया। पहले रेडियस वेक्टर ये था, अब रेडियस वेक्टर ये है। तो हमने ये कहा कि जितना ये एंगल बना है दैट एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या है डी थीटा। तुमने क्या किया, तुमने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो ये वाला ऑब्जर्वेशन किया है कि पहले पार्टिकल यहाँ था, अब ये यहाँ पहुँच गया है। तुमने ये वाला डिस्प्लेसमेंट काउंट किया, भाई पहले यहाँ था पार्टिकल, अब कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इनिशियल से फाइनल तक का जो वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये वाला जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वो ds है। क्योंकि बहुत छोटा टाइम है dt, इसलिए चाहे हम कोई ऑब्जर्वेशन करें या आप कोई ऑब्जर्वेशन करें, दोनों ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे, बहुत छोटे ही होंगे। हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, एंगल के फॉर्म में है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और तुम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, लेंथ फॉर्म में है। एंड दैट इज वाई यू कैन से कि वो कैसा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, और ये दोनों आए कितने समय पर है, t समय पर आए। तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लाई करें कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो देखो भाई एंगल कितना है डी थीटा, और सामने ये आर्क लेंथ कितनी है ds, और मान लेते हैं कि रेडियस स्मॉल r है। हम लोगों ने जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है उसको स्मॉल r मान लिया, तो डी थीटा इज इक्वल टू हो गया ds बाई r। और ये याद रखना, आप लोग गलती मत कर देना कि जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला तो सबको पता है कि नहीं, पहले बताओ। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये फार्मूला ना पता हो। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस फार्मूला सबको पता है। ये भी पता होना चाहिए कि इस फार्मूले में जो एंगल होता है वो किस में होता है, रेडियन, कभी डिग्री नहीं होता। एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो डी थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कि dt समय में, इन टाइम dt, दो अलग अलग ऑब्जर्वर देखो क्या कर रहे हैं। एक ने काउंट किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और दूसरे ने काउंट किया है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, क्योंकि ये वाला ऑब्जर्वर जो काउंट कर रहा है वो एंगल है, एंड दैट इज वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो ये वाला ऑब्जर्वर काउंट कर रहा है वो एक लेंथ है, एंड दैट इज लेंथ मतलब लाइन, लीनियर, एंड दैट इज वाई कॉल्ड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों मेंटेन कितने समय में हुए, t समय में, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो अगर हम डी थीटा में टाइम से डिवाइड कर दें तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, तो ये बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। और पिछली वाली क्लास में अब बातें हो चुकी हैं, आपको पता है कि इस समय जो एंगुलर वेलोसिटी सामने है वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। अगर हम यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर लें ds बाई dt, ये क्या बन जाएगी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये आ गया। तो उसी dt समय में दो ऑब्जर्वेशन किए जा रहे हैं। ऑब्जर्वर यहाँ जो सेंटर पर बैठा हुआ है वो एंगल का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और जो यहाँ सरकमफ्रेंस पर बैठा हुआ है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ऑब्जर्वेशन कर रहा है।
और दो दो वेलोसिटीज हो गई। जो एंगुलर के करस्पॉन्डिंग है वो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी, और जो लीनियर के करस्पॉन्डिंग है वो क्या कह रहा है, लीनियर वेलोसिटी। अब आप देखिए यहाँ पे dt से हम डिवाइड कर दें, डी थीटा बाई डी टी 1/r ds बाई डी टी, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई डी टी। तो ये डी थीटा बाई डी टी क्या बन गया, ओमेगा 1/r, और ds बाई डी टी क्या बन गया, v। v इज इक्वल टू हो गया r ओमेगा। मतलब कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। यानी कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, जिसको कि हमने v से लिखा है, एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कि हमने ओमेगा से लिखा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज, और वो रिलेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब ये रिलेशन आया कैसे है वो उधर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक, स्टॉप राइटिंग इधर देखें पहले। वो जो रिलेशन है वो आया कैसे उधर वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन बनता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है ये समझाओ, तो आप बता दोगे कि अगर हम सरकमफ्रेंस पर ऑब्जर्वर की तरीके से बैठ जाएं और वहाँ से ये पता लगाएं कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो उस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो एनालिसिस कहलाता है वो क्या बन जाता है, लीनियर वेलोसिटी। और अगर पार्टिकल को सेंटर पर बैठा दिया जाए और वो रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया है, ये जो एनालिसिस है वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, और दोनों में रिलेशन आ चुका है। अगर हम यहाँ पर वेक्टर लगाने का मन हो हमारा, जैसे वेलोसिटी में वेक्टर लगाना चाहते हैं, और पिछली वाली क्लास में पता चला था कि जो ओमेगा है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। भूल मत जाना कि हमारा टाइम क्या है, बहुत छोटा है, तो dt टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी छोटा है, और छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा था, वेक्टर था। क्यों था वेक्टर, क्योंकि वेक्टर होने के लिए वेक्टर के कुछ नियम हैं उनको मानना पड़ता है। उनमें से एक रूल होता है कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो जो छोटे एंगल होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, और बड़े एंगल्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट इज वाई छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, बड़े वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये इसी के करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा है, ओमेगा में डी थीटा बाई डी टी है। जब छोटा वाला डी थीटा वेक्टर है तो ओमेगा भी क्या हो गया, वेक्टर है। तो यहाँ पे v भी आपका वेक्टर है और ओमेगा भी आपका वेक्टर, और ये r क्या है, ये भी वेक्टर है, रेडियस वेक्टर। भाई रेडियस वेक्टर की लेंथ क्या है, रेडियस के बराबर है। तो अब अगर हमें इन पर वेक्टर लगाना हो तो जो लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर हम यहाँ पर वेक्टर लगा दें v, जो लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। r और ओमेगा है, ध्यान देना इधर, r पर भी वेक्टर लगा दें, ओमेगा पर भी वेक्टर लगा दें। तो यहाँ पे बीच पे साइन कौन सा लगाएं, डॉट वाला या क्रॉस वाला। और जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है वो इसी पॉइंट को यहां से रियलाइज करेंगे जो हम बताना चाहते हैं कि भाई दोनों तीनों लोग वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो हमने v पर वेक्टर लगा लिया, r पर भी वेक्टर लगा लिया और ओमेगा पर भी वेक्टर लगा लिया। अब इनटू के दो तरीके होते हैं, या तो हम यहां पे डॉट लगाएं ऐसे r डॉट ओमेगा, और या फिर हम ये काम करें क्रॉस ओमेगा। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, और अगर ऐसा किया जाएगा तो दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है वो हमें बताएं कि हम r और ओमेगा के बीच में डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं।
क्रॉस लगाए, क्योंकि याद करो जब वेक्टर तुम पढ़ रहे थे, जब तुम वेक्टर पढ़ रहे थे तो एक वेक्टर होता था और फिर डॉट लगता था और दूसरा वेक्टर होता था। तो जब एक वेक्टर के साथ में डॉट लगा करके दूसरा वेक्टर होता था तो रिजल्ट कैसा मिलता था? स्केलर। क्या रिजल्ट मिलता था? स्केलर। और यहां देखो, यहां पर आर और ओमेगा के बीच में अगर हम डॉट लगाएं तो बराबर में हमको क्या मिलना चाहिए? स्केलर। लेकिन बराबर में क्या मिल रहा है? वेक्टर। इसलिए डॉट तो लगा नहीं सकते। और तभी हम लोगों ने उसी चैप्टर में, वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए दूसरे वेक्टर के साथ, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलता है? एक नया वेक्टर मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है हमको, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से ये एक नया वेक्टर मिल रहा है, एंड दैट इज वाई बीच में जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा? क्रॉस। तो वेक्टर वाले फार्मूले की तरीके से अगर आप सोचोगे तो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v बराबर r क्रॉस ओमेगा। यहां पे r क्या है? रेडियस वेक्टर है, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है। और ये रिलेशन आता कैसे है? v बराबर r ओमेगा हमने प्रूफ कर दिया, और ये कैसे आएगा हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है ना। हमने फिर से एक बार सुनो, हमारा मन था कि हम v पर वेक्टर लगाएं, ओमेगा पर वेक्टर लगाएं और r पर वेक्टर लगाएं। ऐसा नहीं कि हमारा मन था, क्योंकि ये वेक्टर होते हैं। तो जब ये तीनों वेक्टर हैं तो मुझे इनके ऊपर वेक्टर लगाना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के एक वेक्टर मिल रहा है, तो बीच में डॉट तो हो नहीं सकता, क्योंकि डॉट के केस में क्या मिलता था? स्केलर। हमें तो यहां पर वेक्टर मिल रहा है, यानी बीच में क्या होगा? क्रॉस। एंड दैट इज वाई एक कॉन्सेप्ट लॉजिकल तरीके से ये आ गया। ठीक है। तो शुरुआत करिए आज की क्लास की। जहां पर आपने ख़त्म किया उसके आगे मैं जो बोल रहा हूं पहले वो लिखो। बोलें? लिखिए। इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन explain linear velocity and find relation between and find relation between linear velocity and angular velocity, and find relation between linear velocity and angular velocity. अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना, तो सबसे पहले डायग्राम पूरा करो। सबसे पहले डायग्राम पूरा करो। ये जो डायग्राम के इधर लिखा ना, ये टाइम t बराबर 0 सब डायग्राम का पार्ट है। ये डायग्राम और ये जो लिखा हुआ टाइम t बराबर 0, मैं थोड़ा सा इसको पास लिख देता हूं। टाइम t बराबर 0, पहले डायग्राम बनाना। जितना कहा जा रहा है उतना काम करना। डायग्राम कंप्लीट कर लो पहले। डायग्राम बन चुका है ना? देखो, इन सर्कुलर मोशन, in circular motion when we observe
when we observe displacement along the path, when we observe displacement along the path, क्लियर? देखो ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा है? along the path. when we observe displacement along the path, then we have linear velocity, ब्रैकेट में लीनियर स्पीड। भाई वेक्टर में सोचोगे तो लीनियर वेलोसिटी और वैल्यू में सोचोगे तो लीनियर स्पीड। ठीक, इसके बाद में ये पूरा यहां से लेकर के और यहां तक कंप्लीट कर ले। यहां से यहां तक आइए, एक बार डायग्राम चेक कर लो, हम हटाने वाले हैं, हटा दें। तो यहां से यहां तक अपना नोट करिए, उसके बाद यहां पे एक हेडिंग एक्सप्लेनेशन डाल दीजिएगा, एंड हाउ यू डिटरमाइन v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपके पास है। आगे ध्यान दें भाई, एक बार फिर से हमने सर्कुलर मोशन का एक पाथ बनाया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, O मान लिया, और किसी समय पर पार्टिकल यहां पर है। तो देखो अलोंग द पाथ अगर हम देखते हैं तो लीनियर वेलोसिटी है। याद रखना, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कर्व पाथ पर आपको कोई वेक्टर दिखाना हो तो आप क्या बनाते थे? टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर जब हमारा पार्टिकल होगा, तो इस पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो पाथ के अलोंग क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी। तो हमने टेंजेंट बना के रिप्रेजेंट कर दिया। फिर वो चक्कर लगाते हुए जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर भी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से दिखाएंगे। फैसला करो कि जो लीनियर वेलोसिटी है ये आपकी कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? कांस्टेंट है, आप बता रहे हैं। और बताओ फिर एक बार देखो यार, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। और वेक्टर जो है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है भाई। लीनियर वेलोसिटी, मैंने आपसे पूछा जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी v, मैं आपसे पूछ रहा हूं इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? तो अब आंसर कैसे लोगे भाई? कैसे आंसर लोगे? हाँ, अब इसका जो है आप पहले देखो ये कि अगर आप अलोंग द पाथ देखोगे तो एक वेलोसिटी आपको मिल चुकी है। अब ये जो तुम जिस पाथ को देख रहे हो कैसा कर्व पाथ है, तो जो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? टेंजेंट। टेंजेंट बना के करोगे हर पॉइंट पर। जैसे कोई पूछता है यहां बताओ कितनी लीनियर वेलोसिटी है, तो टेंजेंट बना दोगे। यहां कितनी है तो टेंजेंट बना दोगे। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो लीनियर वेलोसिटी है ये वेरिएबल है या फिर ये वेक्टर है? सॉरी, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो आंसर है कि भाई देखो, वेलोसिटी जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन तो 100% बदल रही है, डायरेक्शन तो 100% बदल रही है ना। और जब डायरेक्शन 100% बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदलना और ना बदलना ये आपके हाथ में है।
भाई अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रही है तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये 80 मीटर पर सेकेंड से रिवॉल्यूशंस करेगी, तो अब ये 80 मीटर पर सेकेंड का जो आपने मैग्नीट्यूड दिया वो क्या कर दिया, कांस्टेंट। और अगर तुमने कहा कि नहीं हम मैग्नीट्यूड भी बदलेंगे, यानी मैग्नीट्यूड यहां पर बदलना या फिर कांस्टेंट रखना ये आपके हाथ में है, लेकिन डायरेक्शन को क्या तुम बिना बदले रोक सकते हो? डायरेक्शन तो 100% बदलेगा ही बदलेगा। तो क्वेश्चन है कि इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल। तो देखो आंसर आया पहले कि डायरेक्शन तो हमेशा ही बदल रही है, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। हम चाह करके भी इसको कांस्टेंट नहीं बना पाएंगे। सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी है, क्या हम उसकी डायरेक्शन को सेम बना सकते हैं? नहीं, डायरेक्शन तो 100% बदलेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में और मे नॉट बी कांस्टेंट। और जो मैग्नीट्यूड है वो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। और वेक्टर कहता है कि अगर दोनों बदलेंगे तब भी हम बदल जाएंगे और कोई एक बदलेगा तब भी हम बदल जाएंगे। एंड दैट इज वाई अगर हम मैग्नीट्यूड ना भी बदलें तो डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा। एंड सो यू कैन से, वी कैन से कि जो आपका वेलोसिटी है, लीनियर जो वेलोसिटी है वो कैसा है, वेरिएबल। ठीक है ना। अब जब तुम ये बोलोगे कि लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल है तो आपके सामने दो क्वेश्चन आएंगे। अकॉर्डिंग टू व्यू लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल है, किसका कौन सा व्यू है? तो आप बताओगे देयर आर द टू व्यूज। पहला फॉर द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और ओनली डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड। भाई आपने बोला कि हम मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हैं, केवल डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो भी वेलोसिटी बदल रही है। आपने कहा कि हम डायरेक्शन भी बदल रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी बदल रहे हैं, तो भी वेलोसिटी बदल रही है। तो एक बात यहां पर कंफर्म हो गई कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो कैसी है, वेरिएबल है। ठीक, इसके आगे जो काम कर रहे हैं वो केवल आप उसको देखेंगे, जितना आपसे कहा जाएगा उतना नोट करेंगे आप। हटाएं इसको भी। एक बार फिर से एक सर्कुलर मोशन का डायग्राम दिखाया जा रहा है। ये सेंटर हो गया, और पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। मान लेते हैं किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर वो यहां पर है, किसी इंस्टेंट पे वो इस जगह पर था। एट एनी इंस्टेंट ये यहां पर है, तो रेडियस वेक्टर उस इंस्टेंट का ये होगा। पिछली वाली क्लास में आपसे रेडियस वेक्टर के बारे में बातें की गई थी। तो उस इंस्टेंट का रेडियस वेक्टर ये होगा, और ये रेडियस वेक्टर इस रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं वो थीटा है।
ठीक है। जिस इंस्टेंट पर ये P पॉइंट पर है पार्टिकल, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना रहे हैं। ये रेडियस वेक्टर हो गया और रेडियस वेक्टर के साथ में ये टेंजेंट हो गई। उतना परफेक्ट अभी बनी नहीं है, एक बार और कोशिश करते हैं। मतलब हम रेडियस वेक्टर दिखाना चाहते हैं और रेडियस वेक्टर एक तरीके की क्या है, रेडियस है। और हमारी जो अपनी 10th लेवल की और 9th लेवल की जो मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है, उसमें एक सर्कल होता था और ये पॉइंट है, ये रेडियस होती थी। तो ये जो रेडियस है और यहाँ पर जो टेंजेंट आती थी, दोनों लोग आपस में क्या बनाते थे, 90। वो सिचुएशन हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। एक बार और कोशिश करते हैं। पहले एफर्ट्स में उतना परफेक्शन आया नहीं था। अब ठीक है, तो ये टेंजेंट बनाया मैंने। तो एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। जो ये वाली डायरेक्शन है, जो ये वाली डायरेक्शन है जहां पर वो एरो लगा हुआ है काला वाला, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, रेडियस वेक्टर। और जो ये वाली डायरेक्शन है, इसका क्या नाम है, तो एज इट इज मैंने कोई नाम बताया तो नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो इट इज ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास में दो डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन है जो कि अलोंग द रेडियस वेक्टर है और एक डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है। अब पिछली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि जहां डायरेक्शन होगी वहां यूनिट वेक्टर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था। तो यहां पर हमारे पास में दो डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक है अपने पास में अलोंग रेडियस वेक्टर, एक डायरेक्शन तो ये है अलोंग रेडियस वेक्टर, आपको वो दिखाई दे रही है OP। और एक डायरेक्शन और है और उस डायरेक्शन का नाम है परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, इसमें कितनी चीज़ हमें लिखनी है वो हम डिसाइड करेंगे। इसलिए आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। हमने तुम्हारे सामने दो डायरेक्शंस रखे हैं, उसमें से एक डायरेक्शन है रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन और एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ठीक। और एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि जहां डायरेक्शन होती है वहां पे क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो फिर हमने कहा कि जब आपके पास ये दो डायरेक्शंस हैं तो इन डायरेक्शन में क्या होंगे, यूनिट वेक्टर भी होंगे। बोलो भाई, होंगे ना। तो आपने कहा कि बिल्कुल होंगे। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है E कैप R, पिछली क्लास का कमिटमेंट। अगर कोई डायरेक्शन प्लस वाली एक्स एक्सिस नहीं है, अगर कोई डायरेक्शन माइनस वाली एक्स एक्सिस नहीं है, अगर कोई डायरेक्शन प्लस वाला वाई एक्सिस नहीं है, अगर कोई डायरेक्शन माइनस वाला वाई एक्सिस नहीं है, अगर कोई डायरेक्शन प्लस वाला जेड एक्सिस नहीं है, अगर कोई डायरेक्शन माइनस वाला जेड एक्सिस नहीं है, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं।
तो हमने जो डायरेक्शन देखी है, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, क्या ये डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सेस है ना, एक्स वाई जेड कुछ तो नहीं है ना। तो मैंने अपनी मर्जी से एक यूनिट वेक्टर वहां पे डेवलप कर दिया और उसको लगाया ई कैप। आर का मतलब है रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए रखा ई कैप और यहां टी, टी फॉर टेंजेंट होता है ना। तो आप जरा बताइए, तुम ई कैप आर को क्या पढ़ोगे? व्हाट इज ई कैप आर? यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर, यही तो कहोगे ना। ई कैप आर को क्या पढ़ोगे? यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर। और ई कैप टी को क्या पढ़ोगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। या तो ये कह दो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ये कह दो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो ई कैप टी के बारे में, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, चलेगा? क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ क्या बनाती है? 90 बनाती है। डन, इतनी बात, कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, कंफर्म है ना ये चीज? अच्छा, पिछली वाली क्लास में हमने ये भी सीखा था, क्या कि भाई कोई भी वेक्टर हो अगर अपने पास, तो वेक्टर बराबर होता है वेक्टर वैल्यू, या पूरी बात लिखें, पिछली क्लास में जो बता चुके थे, आपने ये सीखा था कि वेक्टर इज इक्वल टू होता है एक्स कंपोनेंट साथ में क्या आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट और साथ में क्या जे कैप। यहां हमारे पास जेड एक्सेस तो है ही नहीं, तो उसके लिए बात भी नहीं करनी। ये आपने सीखा था ना, पक्का है, याद है? अच्छा, और आगे चलते हैं। वेक्टर बराबर एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला जाता था, वो भी सिखाया था पिछली क्लास में। एक्स कंपोनेंट कैसे निकलता था वो सिखाया था, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेक्चर नंबर 1 कि वो सारे के सारे जो बेसिक्स थे वो लेक्चर नंबर 1 में सिखाए गए थे। फिर भी मैं बार बार आपको जो है रिवाइज करा रहा हूं, हाउ यू कैलकुलेट एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट बराबर होता है वेक्टर वैल्यू, साथ में होता है साइन या कॉस और फिर ये एंगल, और y कंपोनेंट बराबर होता है वेक्टर वैल्यू और साथ में होता है कॉस या फिर साइन और साथ में ये एंगल। बट एक बार पक्की है कि अगर x कंपोनेंट में साइन आया तो y में क्या आएगा? कॉस, और y में अगर साइन आया तो फिर x में क्या आएगा? कॉस। और ये भी बताया था कि जहां से एंगल बनता है वहां के कंपोनेंट में कॉस, जो बच गया वो साइन। तो ये फंडा आपको मैंने बता रखा है, तो ध्यान देना भाई। हमने वेक्टर उठाया है ई कैप आर, बहुत अलर्ट रहना, ई कैप आर वेक्टर बराबर, ठीक, एक्स कंपोनेंट आई कैप और वाई कंपोनेंट जे कैप। तो एक्स कंपोनेंट आई कैप और वाई कंपोनेंट जे कैप, तो ये जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा। बताओ एंगल वेक्टर ने कहां से बनाया है? एक्स से बनाया है, तो एक्स कंपोनेंट में क्या आएगा? कॉस। तो एक्स कंपोनेंट आएगा वेक्टर वैल्यू, तो ई कैप आर की वैल्यू कितनी होगी? 1। भैया जी ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। और आगे क्या आएगा? कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस वाई कंपोनेंट में क्या आएगा? वेक्टर वैल्यू, तो ई कैप आर की वेक्टर वैल्यू क्या होगी? 1 और साइन थीटा। तो यहां से ई कैप आर इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना ये बात। फिर एक बार देख लो, हमने ये वाला फंडा वेक्टर ई कैप आर के लिए लगा दिया, तो ये वाला फंडा है एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, तो एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। अब एक्स कंपोनेंट निकालना है भाई, तो ये देखो आपका एक्स एक्सेस है
और ये आपका वाई एक्सेस है। तुम्हारे वेक्टर ई कैप आर ने एक्स के साथ क्या बनाया है, थीटा एंगल, तो एक्स कंपोनेंट में क्या जाएगा, कॉस, और वाई कंपोनेंट में क्या जाएगा, साइन। ओके, अच्छा, अब तो वेक्टर की वैल्यू, तो वेक्टर ई कैप आर एक यूनिट वेक्टर है, तो वैल्यू कितनी होगी 1, और एक्स में कॉस और वाई में साइन, ये आ गया। ठीक, अब चलते हैं जरा ई टी के पास, ई कैप टी के पास, तो थोड़ा सा काम और कर लें जिससे कि आप कंपोनेंट बहुत आसानी से देख पाएं, समझ पाएं। ठीक, अब आगे देखो भाई, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल, पक्का। अच्छा, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या बनाते हैं, 90। तो ये थीटा है, तो ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, डन। तो चीज़ों हमको और ज़्यादा फोकस करनी है, तो कुछ चीज़ें समझने के बाद रफ करते चले। अब देखिए, ये वाला एंगल है 90, तो ये कितना आ गया, थीटा। तो लीजिए, जो एंगल थीटा निकला है, अब उस पर ध्यान दो। कैसे आया वो हमने डिस्कस किया अभी। तो ये थीटा है, और फिर लॉजिकल तरीके से ये थीटा आ गया। अब 100% अपना ई कैप टी पर फोकस करो। तो फंडा यही लगा रहा हूं, वेक्टर बराबर, तो ई कैप टी बराबर एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। ई कैप टी के पास चलते हैं भाई, ई कैप टी, ई कैप टी, ये रहा ई कैप टी। अब इस ई कैप टी वेक्टर ने y से कितना बनाया, थीटा, तो y कंपोनेंट में क्या जाएगा, कॉस, और x कंपोनेंट में क्या जाएगा, साइन। तो देखो भाई, x कंपोनेंट में जाएगा साइन। भैया जी, x कंपोनेंट में वेक्टर की वैल्यू भी तो होगी ना, तो ई कैप टी क्या है, यूनिट वेक्टर, तो 1 हो गया। ठीक, और आगे देखो भाई, सब लोग देखो इधर, ये जो ई कैप टी है उसका x कंपोनेंट ये होगा ना इस तरफ, यानी -x। बोलो भाई, ये आपका x है और ये क्या है, -x है, और ये आपका y और ये क्या है, -y है। तो जो x कंपोनेंट जाएगा वो माइनस में जाएगा, तो निगेटिव लगा दिया जाता है। ये भी पिछली क्लास में बता चुके थे, तो यहां पे माइनस लगा देना। ठीक, अब चलते हैं भैया y कंपोनेंट, तो जहां से एंगल बनता है वहां पे cos होता है, ई कैप टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos थीटा। तो देखिए, ई कैप टी बराबर आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। ठीक, हमने आपके सामने एक सर्कुलर मोशन का डायग्राम बनाया और फिर 2 डायरेक्शन चुन ली, और जो 2 डायरेक्शन हमने सेलेक्ट की हैं उनमें से एक डायरेक्शन है अलोंग द रेडियस वेक्टर, और एक डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट या परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये 2 डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर ली। इन दोनों डायरेक्शन में काम करने वाले यूनिट वेक्टर को हमने फ्रेम किया, ई कैप आर और ई कैप टी, और अब हमने उनकी वैल्यू निकाल ली है, ई कैप आर इतना आया है और ई कैप टी इतना आया है। ठीक, ठीक है ना ये। अब जब ये आ गया, तो हम यहां पर बैठे हुए हैं ऑब्जर्वर बनके, ऑब्जर्वर बनके हम यहां पर बैठे हुए हैं, और किसको देख रहे हैं, मोशन करने वाले पार्टिकल को देख रहे हैं। तो जब हम यहां पर बैठ करके मोशन करने वाले पार्टिकल को देख रहे हैं,
तो पिछली क्लास में जाइए, वेक्टर वाली क्लास में चलिए। क्या था कि ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला वेक्टर क्या कहलाता था? पोजीशन वेक्टर। और हम पोजीशन वेक्टर को क्या लिखते थे? आर। और वेलोसिटी बराबर होता था dr बाई डी टी। आपने वेक्टर पढ़ा है तो भी इतनी ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा है तो भी इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ओरिजिन पर हैं और आप किसी मोशन करने वाले पार्टिकल को देखते हैं तो ओरिजिन से लेकर के उस पार्टिकल तक का जो वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और उसमें टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है ना? तो ये बात आपको पता है भाई। तो लीजिए इसी फंडे को जरा हम लगा दें यहां पर। तो भैया ओपी यहां पर क्या है? पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है? तो पोजीशन वेक्टर को आदत हो गई थी किससे लिखने की? आर से। आर है। अच्छा, एक फंडा हम और जानते हैं कि वेक्टर बराबर होता है वेक्टर वैल्यू, और साथ में क्या होता है? यूनिट वेक्टर। इस आर्टिकल में सारी वो बातें जो पिछली क्लास में बता चुका हूं सब यूज हो रही हैं। तो अब पोजीशन वेक्टर आर बराबर, ये फंडा यहां लगा रहा है, वेक्टर माने पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू, तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ आर। भाई वैल्यू मतलब लंबाई, मैग्नीट्यूड, और यहां पर पोजीशन वेक्टर ओपी है तो ओपी की लेंथ जो कि आगे जाके क्या बन जाएगी? रेडियस, और साथ में यूनिट वेक्टर क्या है? ई कैप आर। भाई पोजीशन वेक्टर ओपी ये है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है? ई कैप आर। मैंने फंडा लगा दिया है, तो पोजीशन वेक्टर आर बराबर मॉडुलस ऑफ आर ई कैप आर, और आगे बढ़े आर वेक्टर बराबर, और ये जो मॉड ऑफ आर क्या है? ओपी की रेडियस वैल्यू मान लेते हैं आर है ई कैप आर। यहां पे आर जो है वो पाथ ऑफ रेडियस है, पाथ रेडियस। जैसे मैंने बोला कि जो इस रास्ते की रेडियस है वो आर है, तो लोगों ने तुरंत सजेस्ट किया कि इसका मतलब मॉड ऑफ ओपी किसके इक्वल है? आर के। और भाई मॉड ऑफ ओपी का मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ आर। तो मॉड ऑफ आर किसके इक्वल है? आर के। यहां तक आ गए। अब अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो भैया हमने यहां पर भी डी डी टी किया और यहां पर भी डी डी टी किया। अलर्ट मोड में रहना, चीजें समझने वाली हैं इसलिए केवल अलर्ट मोड में रहना। ठीक है ना? ये क्या बना? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डीडीटी कहता है कि हमको वो चाहिए जो टाइम के साथ बदले, तो आर फॉर रेडियस टाइम के साथ बदलेगी ना, इसको बाहर होना पड़ेगा। तो डीडीटी और सामने कौन खड़ा है? ई कैप आर, और ई कैप आर की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक। वी कैप, वी वेक्टर वी, वेलोसिटी आर। अच्छा, डी डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस डी डी टी साइन थीटा जे कैप। और अब हमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन डिफ्रेंसिएशन की है, नहीं है तो मैं दे देता हूं। जैसे लिखा हो साइन थीटा डी डी टी, तो ये बराबर होता है कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। जैसे लिखा हो डी डी टी कॉस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। देखो ये उन लोगों के लिए है जिनका बायो है,
बाकी जिनका मैथमेटिक्स है तो जानते ही हैं ये, और जिनका बायो एज ए फार्मूला समझें इसको, ठीक है। तो लीजिए भैया अप्लाई कर दिया जाए और देखते हैं क्या आता है। तो V बराबर आ गया R, देखो डी डी टी कॉस थीटा, तो डी डी टी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी और जे कैप, ठीक, यहां तक आ गए। देखो उसमें डी थीटा बाई डी टी कॉमन है, बाहर निकाल ले रहे हैं। तो V इज इक्वल टू हो गया आर डी थीटा बाई डी टी। आर्टिकल है तो बहुत लेंदी, लंबा तो बहुत है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना वो बिल्कुल क्लियर होके आएगा, और हमेशा के लिए फिर उस रिजल्ट को जब आ जाएगा तो फिर उस रिजल्ट को देखने के बाद आप पहचान जाओगे कि चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं। इसलिए केवल फोकस करिए, कहीं कोई अभी कॉपी जो है कॉपी पेन मत टच करिए, बोर्ड पर रहिए, देखते रहिए। और देखिए माइनस का साइन थीटा आई कैप आ चुका है अंदर, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। तो डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। तो लीजिए एक लाइन बचा देते हैं, यहां पे ओमेगा लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर ये बात। एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। देखो वेक्टर के चैप्टर में अगर पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ में इंगेज करोगे तो क्या बनेगी? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ इंगेज करोगे तो क्या बनेगा? तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया जाए। तो लीजिए भाई dv बाई डी टी, और यहां पर डी डी टी आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये तो हो गया ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक। अब डी डी टी कहता है मुझे टाइम वाले लोग चाहिए, तो आर फॉर रेडियस को तो टाइम से मतलब ही नहीं है, बाहर कर दिया उसने। डी डी टी ओमेगा और माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा जे कैप। क्या ओमेगा को टाइम से मतलब है? हाँ है, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा बना था। और यहां पे थीटा को टाइम से मतलब है, बिल्कुल है यार, जैसे जैसे टाइम टिक टिक करके आगे बढ़ेगा थीटा बदलेगा ना। तो यहां पे दो लोगों को टाइम से मतलब है, तो जिनके पास डिफरेंशिएशन है उनके लिए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, बट जिनके पास नहीं है वो जरा देखें। कभी अगर डी डी टी के सामने दो लोग आ जाएं और दोनों को ही टाइम से मतलब हो, इसको भी टाइम से मतलब है, इसको भी टाइम से मतलब है, तो फंडा होता है पहला वाला डी डी टी दूसरे वाले का प्लस दूसरा वाला डी डी टी पहले वाले का, ये फंडा होता है। तो लगा दो यहां पे फंडा आर, देखो ये पहला है ये दूसरा, तो पहला वाला ओमेगा डी डी टी दूसरे वाले का, दूसरा वाला ये है, और प्लस दूसरा वाला साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप डी डी टी पहले वाले का, ठीक है ना। कंसंट्रेशन चाहिए बस आर ओमेगा। अब देखिए ये डी डी टी अंदर जाएगा तो क्या दे देगा? माइनस का डी डी टी साइन थीटा आई कैप प्लस डी डी टी कॉस थीटा जे कैप प्लस ये एज इट इज है माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया। ए इज इक्वल टू आर ओमेगा,
अभी इससे बातचीत हो चुकी है। साइन थीटा का डी डी टी क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा का डी डी टी क्या होता है? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप और प्लस, वैष्णवी देखना तुम इसमें कहीं कोई दिक्कत तो बताना मुझे तुरंत, कॉस थीटा जे कैप अल्फा। कि जो भी वे चल रहा है प्रोसेस है केवल वहां पर। अब आप देखिएगा भाई, ये डी थीटा बाई डी टी बाहर कर लिया जाए, ओमेगा होगा, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, हटा दें इसको फिर यहां से, ये हटा दिया जाए, तो क्या रह गया अंदर? जरा देखो, जैसे उसको बाहर किया तो अंदर रह गया माइनस का कॉस थीटा आई कैप और माइनस का साइन थीटा जे कैप। नेगेटिव अगर बाहर कर लें तो अंदर क्या रह जाएगा? प्लस। ठीक है, अब देखिए a इज इक्वल टू आर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है? ई कैप आर। और ये लिखा है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये क्या लिखा? ई कैप टी, और ये अल्फा। तो ए बराबर आ गया माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर ई कैप आर और प्लस आर अल्फा ई कैप टी। ये जो लास्ट में रिजल्ट आया है उस पर ध्यान दें। हम क्या कर रहे थे? हम सर्कुलर पाथ पर चलने वाले पार्टिकल का निकाल रहे थे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब निकाला तो एक तो ये हिस्सा आया है और एक ये हिस्सा आया है। ये जो आया है वो आया है आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई कैप आर, और एक आया है आर अल्फा ई कैप टी। यानी कि दो दो एक्सेलरेशन आए हैं। समझो भाई, आप पिछले चैप्टर में जाइए, जब आप वेलोसिटी निकालते थे और वेलोसिटी ऐसी आती थी 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, तो तुम क्या बोलते थे कि वेलोसिटी का एक हिस्सा 20 वैल्यू का है जो किधर काम कर रहा है? आई कैप की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का एक हिस्सा 30 वैल्यू का है जो कहां काम कर रहा है? जे एक्सेस में। उसी तरह से एक्सेलरेशन का एक हिस्सा ये है जो कहां काम कर रहा है? माइनस ई कैप आर। समझे? ई कैप आर ये है, तो माइनस ई कैप आर इधर हो गया ना, टुवर्ड्स द सेंटर। बोलो, यानी कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द सेंटर। और एक्सेलरेशन का एक हिस्सा है आर अल्फा, किस डायरेक्शन में है? अलोंग द टेंजेंट। प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके पास दो दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, एक एक्सेलरेशन पार्ट किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। और एक एक्सेलरेशन कैसा होता है? अलोंग द टेंजेंट। जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो टेंजेंट के अलोंग होता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है? और ये रहा सेंट्रीपिटल और ये रहा आपका क्या? टेंजेंशियल। इनका टोटल एक्सेलरेशन मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। और अगर मैं ये सब नहीं करता, मैं तुमको बताता कि बेटा एंगुलर सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसकी वैल्यू ये होती है, और एक एक्सेलरेशन होता है जो अलोंग द टेंजेंट होता है, उसकी वैल्यू ये होती है। तो तुमको मैं वैल्यू बता देता और ये बता देता कि ये होता है, बट एक साथ यहां सारे काम हो गए।
वैल्यू भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है ना। इसको केवल देखना है, इसको नोट नहीं करना है, समझना है। भाई आपने इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को चला दिया, किसी इंस्टेंट टाइम टी पर हमने इसके बारे में डिस्कशन शुरू किया। जब हमने डिस्कशन शुरू किया तो एक्सेलरेशन निकाला। जो एक्सेलरेशन निकला तो थोड़ा सा ट्यूनिंग बनाइए, जो तुम पहले काम कर चुके हो। भाई पहले भी तो तुम ये काम कर चुके हो। अगर तुमको कभी इस तरीके से मिला है कि फोर्स F बराबर है 100 I कैप प्लस 200 J कैप, तो मतलब क्या होता था? मतलब होता था कि फोर्स के पास एक वैल्यू 100 की है, जिसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग द आई कैप। अलोंग द आई कैप मतलब एक्स एक्सिस। फोर्स की एक वैल्यू 200 है, जो कि किस डायरेक्शन में है? अलोंग द जे कैप। जे कैप मतलब वाई एक्सिस। ये आप जानते थे। उसी तरीके से ए फॉर एक्सेलरेशन की एक वैल्यू ये है आर ओमेगा स्क्वायर, और ई कैप आर क्या है? ई कैप आर ये है, तो माइनस ई कैप आर क्या होगा? उल्टा होगा। तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन की एक वैल्यू है आर ओमेगा स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन कैसी है? टूवर्ड सेंटर। और एक्सेलरेशन की एक वैल्यू ये है आर अल्फा, जिसकी डायरेक्शन कैसी है? अलोंग द टेंजेंट। तो जो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो आपका अलोंग द टेंजेंट है दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर ये बात? ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हेडिंग है। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस हेडिंग में आप ये डायग्राम बनाए पहले। केवल जो डायग्राम देख रहे हैं, और जब ये डायग्राम बन जाए तो डायग्राम के कहीं साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर। तो भैया माइनस ई कैप आर क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स सेंटर। देखो ना, O से P अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो P से O क्या बनेगा? टूवर्ड्स द सेंटर। और E कैप T यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। डायग्राम बनाने के बाद ये लिख देना। और E कैप R जब हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था, बट अब आपको सीधे याद होना चाहिए। E कैप R निकलता है कॉस थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप, और E कैप T निकलता है, कैसे निकलता है वो दिखाया था अभी मैंने, माइनस का साइन थीटा I कैप प्लस का कॉस थीटा J कैप। और ये एट एनी इंस्टेंट निकाला था भैया, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर ई कैप आर ये था, ई कैप टी ये था। डायग्राम बनाना है आपको। और ये इंफॉर्मेशन लिखनी है।
और जब ये डायग्राम और ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाए तो उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सच एक्सेलरेशन which directed along center of path and its value given by formula such as तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इसको A और C से लिखेंगे। देखो भाई इसकी वैल्यू कितनी आई है, आर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो कितनी आई है, ये प्रूफ हो चुकी है ना, तभी तो लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आया आर ओमेगा स्क्वायर। चलो इसकी शक्ल बदलते हैं भाई, इसके और भी कुछ लुक्स हैं, ध्यान दो। हमको पता है कि V बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, आज की ही क्लास में देखा। तो मुझे यहां से ओमेगा हटाना है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, V बाई आर। तो यहां पे होगा R और ओमेगा की वैल्यू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। R से R कट जाएगा तो क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई आर। एक वैल्यू इसकी ये आ गई, ठीक है। ठीक, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज सच एक्सेलरेशन which directed along tangent of path and its value given by formula such as तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम A T से लिखेंगे। और देखो उस डायग्राम में, उस पर्टिकुलर फार्मूले में इसकी वैल्यू कितनी आई थी, आर अल्फा आया था ना, आर अल्फा। और देखिए सर्कुलर मोशन में ये दो एक्सेलरेशन हैं, ये प्रूफ हुआ यहां से कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक एक्सेलरेशन वो है जो टूवर्ड्स द सेंटर है, और एक ऐसा है जो अलोंग द टेंजेंट है। अलोंग द टेंजेंट बोलो या अलोंग द सर्कमफ्रेंस बोलो, एक ही बात है ना। जो टेंजेंट के ये क्या है, अलोंग द टेंजेंट, यहां से यहां गया अलोंग द टेंजेंट, फिर यहां से यहां गया अलोंग द टेंजेंट, फिर यहां से यहां गया अलोंग द टेंजेंट। तो अलोंग द पाथ ही तो हो गया एक तरीके से देखा जाए। तो ये प्रूफ कर दिया हमने। और अगर मोशन करने वाले पार्टिकल का मास m है तो मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स बन जाएगा। तो एक बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक बन जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। ठीक, तो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स
तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है आर ओमेगा स्क्वायर, एक फार्मूला क्या है वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड्स द सेंटर, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी टूवर्ड द सेंटर। टेंजेंशियल फोर्स मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। स्टॉप राइटिंग, ध्यान दें भाई इधर। लेक्चर 1 से लेकर के और आज की क्लास तक स्टॉप राइटिंग रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन। पिछली वाली क्लास में सर्कुलर मोशन का बेसिक सीखा था, और उस सर्कुलर मोशन में पिछली क्लास की कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पॉइंट यूज होंगे वो हमने आज देख लिया। तो रिगार्डिंग द सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन को लेकर प्रॉब्लम्स टाइप्स कि सर्कुलर मोशन में, या यहां लिख दें क्वेश्चन में, सर्कुलर मोशन में तुम्हें क्वेश्चन मिला और उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया। तो रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स टाइप्स। तो अब सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इकट्ठा करो। तो हमने देखा कि सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो अगर उसने एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है तो किसके बारे में सोचोगे? थिंक अबाउट अल्फा। तब तुम केवल किसके बारे में सोचोगे? अल्फा के बारे में, और कुछ नहीं सोचोगे। और अल्फा कैसे निकलता है? अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और बिना कैलकुलस के डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो आपने सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम पढ़ी, उसमें क्वेश्चन आया एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, दिमाग की बत्ती जलाएंगे, सीधे किसके बारे में सोचेंगे? अल्फा के बारे में। अगर उसने आपसे पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, तो किसके बारे में आपका अपना दिमाग सेट करोगे? थिंक अबाउट AC। फार्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। डायरेक्शन कैसी होती है? टूवर्ड द सेंटर। अगर उसने आपसे पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, तो किसके बारे में सोचेंगे? थिंक अबाउट AT बराबर आर अल्फा, और dv बाई डी टी मत भूल जाना, ये भी तो था, dv बाई डी टी भी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, भूल गए क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर उसने केवल एक्सेलरेशन पूछा है, अब देखिए कंफ्यूजन हो गया। देखो इधर, उसने एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा, कोई कंफ्यूजन नहीं, अल्फा के बारे में सोचेंगे। सेंट्रीपिटल पूछा, AC के बारे में सोचेंगे। टेंजेंशियल पूछा, AT के बारे में सोचेंगे। अब उसने केवल एक्सेलरेशन पूछा, अब किसके बारे में सोचें? तो अब जो है टोटल के बारे में सोचो। देखो ध्यान देना, जो सेंट्रीपिटल था वो कैसा था? टूवर्ड सेंटर था,
और जो टेंजेंशियल था वो कैसा था, अलोंग द टेंजेंट। तो इन दोनों का टोटल कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो केवल क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, थिंक अबाउट टोटल ऑफ AC एंड AT। और जब इनका टोटल निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर AT स्क्वायर। ठीक है ना। और सुनिए भाई, यहां से तो थोड़ा बहुत फ्री हो गया, बोलो यार। स्टॉप राइटिंग, इधर देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। ये सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं कि प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन की होगी। और कभी क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, कभी सेंट्रीपिटल पूछा जाएगा, कभी टेंजेंशियल पूछा जाएगा, कभी केवल एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। तो केवल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, टोटल की बात करो। अब पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लो। अब क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में कैसे बात करेंगे। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, अरे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी चेंज से निकलता है ना। तो टोटल वेलोसिटी चेंज अपॉन टोटल टाइम। और देखो भाई, वेलोसिटी चेंज को किससे लिखोगे, dv से, और टाइम हो गया dt। तो यहां पे a एवरेज इज इक्वल टू आ गया d dt, और ये क्या, वेलोसिटी। नोट कर लीजिए।